नमस्कार। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जैसा समय है, जिस प्रकार की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चल रही है, जिस प्रकार का चैलेंज देश के सामने है, ऐसा चैलेंज देश के सामने पहले भी आया है। ये पहली बार ऐसी घटना नहीं घटी। आप याद कीजिए, जब मुगलों का शासन था और आक्रमण हमारे देश के अंदर हुआ था, तो हमारे देश के बहुत सारे योद्धाओं ने उनके खिलाफ युद्ध किया था। बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने घुटने टेक दिए थे, बहुत ऐसे थे जिन्होंने समर्पण कर दिया था, बहुत ऐसे थे जिन्होंने मुखबरी की थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी ने लड़ाई लड़ी थी, राणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी थी। तो ये लड़ाइयां आदिकाल से चली आ रही हैं। जबकि आक्रांता देश के अंदर आते थे, कुछ लोग उनके खिलाफ युद्ध करते थे, कुछ लोग सरेंडर करते थे। ऐसा ही मुगलों के जमाने में हुआ, ऐसा ही अंग्रेजों के जमाने में हुआ। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने देश की परिस्थिति को देखते हुए, देश के भविष्य को देखते हुए, एक स्टेट्समैन की तरह देश को सुरक्षित करने का प्रयास नहीं किया और आक्रांताओं का वेलकम किया। उन्होंने उन्हें अपने पैर यहां पसारने दिए। और अंग्रेज जो हमारे देश में बहुत कम संख्या में थे, मुट्ठी भर अंग्रेज थे, और हमारे देश को उन्होंने रूल किया इसलिए कि उन्होंने हमारे ही देश के लोगों को, बहुतांश लोगों को धन के लालच में, नौकरी के लालच में, प्रलोभनों से अपने अधीन कर लिया। और अपने ही लोगों ने, जो मुट्ठी भर थे, यहां देश के लोगों पे राज किया। बहुत लंबा राज किया। अंग्रेजों ने भी राज किया, मुगलों ने भी राज किया। और अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसे ही हुआ। बहुत सारे ऐसे राजे रजवाड़े थे, ऐसे लोग थे जो राय साहब की पदवी लेने के लिए उन्होंने अंग्रेजों से समझौता किया। कुछ ऐसे भी संगठन थे जो अपने को आज सामाजिक संगठन कहते हैं, जो अपने को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। ऐसे संगठनों ने भी अंग्रेजों से समझौता किया, अंग्रेजों की मदद की, क्योंकि उनको यह लगता था कि जिस प्रकार की सभ्यता और संस्कृति वो चाहते हैं, जिस प्रकार का देश वो बनाना चाहते हैं, उसमें अंग्रेज शायद भारत के अपने लोगों से बेहतर होंगे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कोई युद्ध नहीं किया। संस्था का नाम मैं क्या लूं, आप लोग समझ ही जाएंगे। वो लोग आज भी जब बात करते हैं तो मुगलों के शासन की बात करते हैं, वो अंग्रेजों की शासन की कभी बात नहीं करते, अंग्रेजों के अत्याचारों की कभी बात नहीं करते, अंग्रेजों ने जो देश का शोषण किया उसकी कभी बात नहीं करते। वो बात करते हैं हमेशा मुगलों की, जो कि 200 साल पहले की बात है। लेकिन अंग्रेजों के शासन काल में और जिस प्रकार से देश की संपदा को लूट कर अंग्रेजों ने देश को बिल्कुल खोखला कर दिया, और देश को जब हमारे आजादी मिली 1947 में, तो देश बिल्कुल बदहाली के कगार पे था। सुई भी हमारे देश में नहीं बनती थी। जो भी होता था, इसीलिए महात्मा गांधी ने उनके खिलाफ सत्याग्रह किया, देश को स्वतंत्र कराने के लिए युद्ध किया। और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी युद्ध किया अंग्रेजों के खिलाफ देश को स्वतंत्र कराने के लिए। और ये सब युवा लोग थे, ये बालक लोग थे, ये बिल्कुल ऐसे लोग थे जिनकी पूरी तरह से अभी जवानी उभरी भी नहीं थी। 17 साल, 18 साल, 19 साल, 25 साल, जिनका पूरा भविष्य उनके सामने पड़ा था। लेकिन उन्होंने देश की चुनौतियों को समझते हुए, बिना धर्म और जाति के भेद में पड़े हुए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने अपने तरीके से युद्ध किया। कांग्रेस के अंदर भी दो गुट थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अलग युद्ध कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई थी और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। आपको पता ही होगा कि अंडमान में हजारों काला पानी के कैदी थे, हजारों।
और काला पानी में जिस प्रकार की यातना सभी कैदियों को दी जाती है, उसी प्रकार की यातना सबको दी जाती थी। कोल्हू की तरह उनको घुमाया जाता था, खाने को नहीं दिया जाता था, मच्छर और गर्मी के बंदी गृह में उनको रखा जाता था, पिटाई होती थी, हथकड़ी डाली जाती थी। लेकिन उसमें अधिकांश लोगों ने उन यातनाओं को सहा था। बिरले ऐसे लोग थे, नाम लेना उचित नहीं, बिरले ऐसे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों की उस यातना से छूटने के लिए माफीनामा दिया था और पेंशन ली थी। और पेंशन भी 60 रुपए महीने की ली थी, जो उस जमाने में कलेक्टर की सैलरी नहीं होती थी। इसका मतलब यह है कि वो प्रलोभन में पड़ गए थे, वो डर गए थे। भगवान बिरसा मुंडा के सामने भी इस प्रकार की परिस्थिति आई थी। उनसे भी कहा गया था कि समर्पण कर दो, जितने जमीन जायदाद तुम्हें लेनी है, जो सुख सुविधा लेनी है तुम ले लो। लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और आदिवासियों का देश की स्वतंत्रता में और देश के प्रगति में जो योगदान है, आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और आपने देखा किस प्रकार से उसी आदिवासी समूह के चुने हुए मुख्यमंत्री को किस प्रकार की यातना जेल के अंदर दी जा रही है, वो आप परिचित हैं। जब कांग्रेस का ये सत्याग्रह चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पुस्तक लिख रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ जो ये कांग्रेस का आंदोलन है, इसका सहयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जिसके अंदर धर्म जाति का भेद नहीं होगा, मुसलमानों को भी वो अधिकार मिलेंगे, क्रिश्चियनों को भी वो अधिकार मिलेंगे, दलितों को भी वो अधिकार मिलेंगे, तो उन्हें एक समूह को ये अच्छा नहीं लगता था कि इस प्रकार का देश बने जहां पे सबको समान अधिकार मिले। वो चाहते थे कि एक ऐसा शासन हो जिसमें मुट्ठी भर लोग पूरे देश में शासन करें, और उसके लिए हितकारी थे उनके अंग्रेज जो उन्हें सूट करते थे। तो उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन का भी विरोध किया था। आप अगर लिस्ट बना के देखें, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाकी लोग जो आज अपने को बहुत नेशनलिस्ट कहते हैं, योगदान की लिस्ट अगर आप बनाएंगे कि उस आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन बोला था और किस किस ने लड़ाई लड़ी थी, तो आपको स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि उस स्वतंत्रता संग्राम में किसका योगदान कितना था। महात्मा गांधी का आपको पता है, साउथ अफ्रीका के अंदर गए, ट्रेवल कर रहे थे, बैरिस्टर थे, उन्हें ट्रेन के डिब्बे से फेंक दिया गया कि इंडियंस कैसे ट्रेन के अंदर चढ़ गए, अपमानित किया गया। लेकिन गांधी जी उस अपमान से परेशान नहीं हुए, व्यथित नहीं हुए, बल्कि उनकी जो इच्छा थी बहुत ज्यादा तीव्र हो गई और जागृत हो गई, और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए एक प्रण लिया और देश आ गए। और उन्हें ये कहा गया, प्रेरणा दी गई कि पूरे हिंदुस्तान में घूमिए और हिंदुस्तान की जो प्रकृति है उसको समझिए, और देश को स्वतंत्रता के लिए एक नया मंत्र उन्होंने दिया, जिसको उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसात्मक आंदोलन का नाम दिया। आज का 1977 का समय आप याद कीजिए, 1974, 76, 77 का समय याद कीजिए, जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लागू की थी। देश के अंदर वही परिस्थिति बन गई थी कि देश में उन्होंने अधिनायकवाद थोपा था। देश में उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी थी, और मैं उस समय जवान था, हमारे जैसे बहुत सारे लोग उस समय जवान थे। हमारे सामने भी एक विकल्प था कि हम अपने भविष्य के लिए क्या किसी आंदोलन में पार्ट करें, न लें, करें, विरोध करें या न करें, या समर्पण करें। लेकिन क्योंकि इस देश से हम लोग प्यार करते हैं, इस देश से हमारे को मोहब्बत है, इसे हम अपनी मां मानते हैं, इसलिए उस युवा समय में भी सभी यातनाओं और कष्टों के बावजूद हम लोगों ने इंदिरा जी की इमरजेंसी का विरोध किया था, और धर्म जाति के किसी चक्कर में न पड़कर। बहुत लोग जेल गए, बहुत लोगों को परेशानियां हुई, लेकिन जो एक संकल्प था कि देश में लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए और इस प्रकार की जो चीजें हैं उसको हम सहन नहीं करेंगे। 1977 के चुनाव में आपने देखा किस प्रकार से इंदिरा जी का सफाया हो गया, कांग्रेस का सफाया हो गया, और देश के अंदर पुनः लोकतंत्र। और लेकिन इंदिरा जी में कम से कम अच्छी बात यह थी कि उन्होंने चुनाव कराया, चुनाव निष्पक्ष कराया, उसमें कोई पक्षपात नहीं हुआ। लेकिन देश में फिर वही बयार चली, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने भी कुछ
इंदिरा जी के खिलाफ कार्रवाइयां की, उससे जनता फिर उद्वेलित हुई। इंदिरा जी ने फिर बेलछी जाकर वहां जिस प्रकार की काम किए, उससे लोगों को लगा कि नहीं, ये जनता पार्टी जैसे जो खिचड़ी है इससे देश नहीं चल सकता। इसलिए उन्होंने फिर पुनः कांग्रेस को स्थापित किया और इंदिरा जी 1980 में जीती, प्रधानमंत्री बनी, और 1900 उसके बाद फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनी। ये देश की प्रकृति है, लोकतंत्र और संविधान जो है देश की प्रकृति है। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये महसूस किया कि इस देश में, और उनके साथ जो अब्दुल कलाम आजाद साहब थे, सी राजगोपालाचार्य जैसे लोग थे, उन्होंने महसूस किया कि देश इतना भिन्नतापूर्ण देश है कि इसमें किसी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चल सकता। यहाँ पे अलग अलग लोगों की भावनाओं का अलग अलग प्रकार से मान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, वरना किसी क्षेत्र को ये लगेगा, किसी वर्ग को ये लगेगा, किसी समूह को ये लगेगा कि जो बहुतायत में लोग हैं, जो मेजॉरिटी में लोग हैं, वो अपनी चीजें उनके अंदर थोप रहे हैं। इसलिए संविधान की रक्षा हुई, जिसमें सभी को धर्म को चूज करने की आजादी मिली, अपनी बात करने की आजादी मिली, और ये सारी चीजें हुई। इंदिरा जी ने छीना तो उसका दुष्परिणाम उन्हें 1977 में झेलना पड़ा। आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। आज भी उसी प्रकार की स्थिति पैदा देश के अंदर हो गई है। फिर दोबारा देश के अंदर ऐसा आपको लग रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हनन हो रहा है, परंपराओं का हनन हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि जहां पे डबल इंजन सरकार होगी, वहां के स्टेट्स को तो पैसा मिलेगा, और जहां सिंगल इंजन सरकार होगी, उसे बदनाम करने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जनता को शायद ये मैसेजिंग देने का प्रयास होगा कि अगर तुम्हें सरवाइव करना है, अपने स्टेट के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, तो तुम्हें डबल इंजन की सरकार बनानी होगी। अगर तुम तमिलनाडु में चाहोगे कि कोई पेरियार को मानने वाला जीत जाए, या वेस्ट बंगाल के अंदर चाहोगे कि कोई 365 दिन मछली खाने वाला जीत जाए, या केरला में जहां पे गौमांस खाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट जहां पे गौमांस खाया जाता है और बाकी देश में कुछ क्षेत्रों में नहीं खाया जाता, पाप माना जाता है, तो इस प्रकार से देश छिन्न भिन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपनी अपनी सभ्यता संस्कृति है, और उसमें एक दूसरे से छेड़खान करना या उसका मजाक बनाना या उसका दमन करना देश के अस्तित्व पे एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है। तो जो आज ये परिस्थिति बनी, आप देख रहे हैं कि या तो जितने भी भ्रष्टाचारी लोग थे, पहले उन पे ईडी के केसेस हुए, फिर उनको दबाया गया, फिर उनको धमकाया गया, उनको सम्मन भेजे गए, और वो ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी में चले आए, और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्हें राज्यसभा भी भेज दिया गया, उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना दिया गया, उनको चीफ मिनिस्टर भी बना दिया गया, और उन्हें बहुत बड़े बड़े पद सौंप दिए गए, ये बिना सोचे समझे कि ये लोग दागी लोग हैं। इन पे आरोप सत्ता पक्ष ने ही लगाया है, और इनको अपने साथ लेने से उनकी जो साख है वो गिरती है। लेकिन ये सोचा उन्होंने शायद कि ये प्रभावशाली लोग हैं, अपने क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं, और इनके आने से सत्ता पक्ष को फायदा होगा। ये हुआ पिछले 2-3 साल के अंदर से। आप देख रहे हैं, पहले ईडी के नोटिस गए, उसके बाद उन पर दबाव डाला गया, फिर पार्टी में लिया गया, फिर बड़े बड़े पद दे दिए गए, और जो नहीं आए वो जेल चले गए। अनिल देशमुख चले गए महाराष्ट्र में, संजय राउत चले गए। वेस्ट बंगाल में आपने देखा, लोगों को पहले जेल भेजा गया, फिर उन्होंने पार्टी बदली, फिर वो छूट गए। यही आपने बहुत सारे दिल्ली के अंदर देखा, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल को देखा, मनीष सिसोदिया को देखा, सत्येंद्र जैन को देखा, संजय सिंह को देखा। तो या तो समर्पण करो या जेल जाओ। आज की तारीख में जो देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, जो इमरजेंसी टाइम में भी था, कि अगर आप किसी समूह में बैठते हैं तो आपको आतंकित किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, आपको धमकी दी जाती है। ऐसे समय देश के सामने ये हमारे इतिहास को दृष्टिगोचर करते हुए हमको सोचना होगा कि हम जैसे लोगों का या बाकी देश के वासियों का क्या कर्तव्य बनता है, क्या उन्हें करना चाहिए, और क्या वास्तविकता में उनकी जान खतरे में, उनका अस्तित्व खतरे में। ऐसे लोग जो कि आदी हो गए हैं भारतवर्ष में पिछले पिछले 75 साल में खुली बातें बोलने के लिए, आलोचना करने के लिए, आलोचना सहने के लिए, और उनको इस प्रकार की आदत नहीं है जैसे नॉर्थ कोरिया के लोगों को है, चीन के लोगों का है, रूस के लोगों को है। उन्हें आदत नहीं है, लेकिन तो इस प्रकार का आघात अगर उनके ऊपर होगा तो उनको कितना कष्ट होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है।
तो ऐसे समय में हम लोगों को करना क्या चाहिए और किस वर्ग, किस समूह को क्या करना चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा जो टारगेट पे हैं आज की तारीख में वो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि हर चीज में कहा जाता है कि ये चीज मुसलमानों को दे दी जाएगी, वो दे दी जाएगी, फलाना हो जाएगा, मुसलमानों का अपीजमेंट होगा, उनका तुष्टीकरण होगा। एज इफ भारतवर्ष के अंदर हिंदू और मुसलमान के बीच में बहुत बड़ी खाई है, जो बचपन से मैंने कभी नहीं देखी। मैंने हमेशा देखा हम लोग प्यार मोहब्बत से रहे आपस में, कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम हिंदू हैं मुसलमान हैं। हमें लगा कि हमारे दोस्त हैं, ये हमारा परिवार है, ये हमारा समूह है, ये हम हिंदुस्तानी हैं। और जब देश पे हमेशा विपत्ति आई तो हम लोगों ने मिलजुल कर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर हमने देखा कि क्रिश्चियन भी बेगाने हो गए, मुसलमान भी बेगाने हो गए। सिखों ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उनको खालिस्तानी कहा गया, उनको विदेशी फंडेड वाला कहा गया, वो भी बेगाने हो गए। दलित भी बेगाने हो गए, आदिवासी भी बेगाने हो गए। तो देश का जो मुझे लगता है कि स्वरूप छिन्न भिन्न कर दिया गया, उससे मेरे जैसे लोगों को तो बहुत ज्यादा पीड़ा हुई, क्योंकि हमें आदत है देश को 142 करोड़ लोगों को, एक समाज को, एक परिवार को एकजुट देखने की मेरी आदत है, इसलिए मुझे कष्ट हुआ। अब ऐसे समय में जबकि इस प्रकार की आक्रामक रोल में एक समूह आपके ऊपर झपटता है, जो आपको एंटी नेशनल कहता है, जो आपको एंटी हिंदू कहता है, जो आपको सनातन विरोधी कहता है, इसका सामना आखिर कैसे किया जाए? आपने देखा जिस प्रकार कन्हैया कुमार पे एक फर्जी आरोप लगाया गया कि उन्होंने जेएनयू के अंदर इंशा पता नहीं कौन सा एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे करके कुछ उन्होंने नारे उभारे, जबकि साफ दिखाई पड़ता था उस वीडियो में कि कुछ कश्मीरी टाइप के लोग जो साफा बांधे हुए थे उन्होंने नारे लगाए थे और वो भाग गए। ये भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, किसने लाए थे, कौन थे, उनकी आज तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। लेकिन कन्हैया कुमार और उनके बाकी लोगों को उस पर परेशान किया गया। कन्हैया कुमार की कोर्ट के अंदर पिटाई हुई, उनको देश तोड़ो गैंग का, जबकि वो एक गरीब परिवार का बिहार का लड़का, जिसकी माता आंगनवाड़ी वर्कर थी, पिताजी की तबीयत खराब रहती थी, अपने बलबूते पे गर्मी से, पसीने से, गरीबी से बढ़ा एक लड़का था, लेकिन उसको बदनाम कर दिया। आज वो दिल्ली में इलेक्शन लड़ रहा है। इसी प्रकार से जितने लोग भी थे आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के, बाकी सब लोगों को हर प्रकार से प्रताड़ित किया गया। और हम जैसे लोग जो कि अध्यापक थे, जो सनातन परंपरा से प्यार करते थे, देश से प्यार करते थे, हमको भी परेशान किया गया, आतंकित किया गया। तो ऐसे समय में आखिर हम लोगों का कर्तव्य क्या है? कैसे हम अपने को बचाएं और देश की रक्षा करें और देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन करें, ये आज का मूल प्रश्न है। हम जैसे लोग हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो यूट्यूब के माध्यम से बोलते हैं, हमने तो अपनी गर्दन तलवार की नोक पे रख दी है, क्योंकि हमें लगता है कि जब सरदार भगत सिंह अपने देश के लिए त्याग कर सकते हैं, पंडित चंद्रशेखर आजाद कर सकते हैं, अशफाक उल्लाह खां कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम एक श्रेणी है, लेकिन हमारी श्रेणी, मैं नहीं समझता कि बाकी लोगों का शायद उतना उनके लिए संभव होगा कि हम जैसे लोगों की तरह वो काम करें, खुल के बोलें, क्योंकि उनपे भी भय का साया है। जो पूंजीवादी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके यहाँ वो नौकरी करते हैं, वो उन्हें अलाउ भी नहीं करेंगे, और ज्यादा अगर वो बोलेंगे तो उनके लिए अपने रोजगार का और बाकी चीजों का संकट भी पैदा हो जाएगा। लेकिन हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमने देश के लिए प्रण लिया है, देश को एक रखने के लिए और सारे समाजों को एक करने के लिए हमने प्रण लिया है, तो हम तो हर प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बाकी लोगों का मेरा क्या सुझाव है, जो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं? बाकी लोग जो हैं वो बोले नहीं। जैसे मुसलमानों ने, क्रिश्चियनों ने एक बहुत बड़ा प्रयास किया है जो प्रशंसा योग्य है। जब भी उनसे कोई कॉरेस्पॉन्डेंट जाके या इंटरव्यू लेने वाला पूछता है कि आप किसे वोट देंगे, वो कहते हैं नहीं नहीं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बीजेपी बहुत अच्छी है, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, जिससे कि काउंटर पोलराइजेशन ना हो। राम जन्मभूमि का निर्णय हुआ, सीए एनआरसी का हुआ, इस इलेक्शन के बीच में लाया गया, पहले लाया गया सीए का मामला, जिससे कि शायद वो उत्तेजित हो, भीड़ इकट्ठी हो, समूह इकट्ठा हो, जिससे पोलराइजेशन हो जाए। वो पोलराइज नहीं हुए। अब खैर पाकिस्तान का आगमन हो गया, क्योंकि वो अल्टीमेट उरी में भी कुछ हमारे सैनिकों पे कुछ आक्रमण हो गया, हमारे सैनिक घायल हुए हैं, जैसे पहले पुलवामा में अटैक हुआ था और फिर घर में घुस के मारते हैं, जैसे हमने नारे सुने थे। तो मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार से अल्पसंख्यकों ने अपना निर्णय लिया है और उन्होंने उत्तेजित नहीं हुए हैं, बाकी लोग जो देश के हैं उनको बहुत ज्यादा हम जैसे लोगों की तरह निडर होकर आगे आने की आवश्यकता नहीं है। आपसे केवल आपसे आवश्यकता यह है, आपसे अपेक्षा है और हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है
व्हाट्सएप मत पढ़िए, किताबों से पढ़िए। इतिहास में हर चीज गलत नहीं लिखी है, सही लिखी है। सही लिखा है कि अकबर के 9 रत्नों में 4 हिंदू थे और 5 मुसलमान थे। ये पढ़िए कि मुगलों के जमाने में ही ज्यादातर मंदिर हिंदुस्तान के अंदर बने हैं। आप ये भी जानिए कि उस समय मस्जिद और मंदिर अगल बगल बनते थे, क्योंकि को एग्जिस्टेंस की भावना जो थी उस समय प्रबल थी। तो ये जो द्वेष फैलाया गया है, एक समाज के प्रति घृणा भेदी गई है, वो सच बात नहीं है। और ये कोई वामपंथियों के लिखे हुए इतिहास नहीं है, ये वास्तविकता है। ये अंग्रेजों द्वारा भी लिखे गए और ये वास्तविकता है जो कि प्रूव होते हैं, क्योंकि हिंदुओं की मुसलमानों में शादी हुई है, मुसलमानों में हिंदुओं की शादी हुई है। और आज की तारीख में भी हजारों लाखों लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने इंटर रिलीजियस मैसेज किए हैं, मैरिज किए हैं और एंटी मतलब दूसरे जाति और संप्रदाय में शादियां की हैं और 2-2 3-3 संतति निकल गई और आगे बढ़ रही। तो इसका मतलब यह है कि आपको असली पढ़ाई करनी है, अच्छी जानकारी करनी है और जो आपके माइंड को एक प्रकार से हाईजैक करने का प्रयास हो रहा है उससे बचना है। और किसी प्रकार की भी भ्रांति 400 पार, 500 पार, 300 पार से आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको केवल यह सोचना है कि देश के प्रति जो आपका कर्तव्य है, किस प्रकार का देश आप बनाना चाहते हैं। आप वैसा देश बनाना चाहते हैं जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे, महात्मा गांधी चाहते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे, अब्दुल कलाम आजाद चाहते थे, जिसके लिए अशफाक उल्लाह खां, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जान दी थी, जिसमें सब मिलजुल कर रहें, 142 करोड़ लोग एक परिवार की तरह रहें, उस तरह का देश चाहते हैं? या उस तरह का देश चाहते हैं जो कि टू नेशन थ्योरी की संस्तुति करते थे, चाहे इधर के थे या उधर के, और द्वेष के आधार पे, घृणा के आधार पर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते थे, लोगों की जबान को रोकने का प्रयास करते थे। वो चाहते थे कि संविधान बदल जाए, जो चाहते थे कि लोकतंत्र हल्का पड़ जाए, जिससे एक माइनॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी पे शासन कर सके। तो बाकी लोग जो हैं, जिनको बहुत जोखिम उठाने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, उनसे मेरे 2 निवेदन हैं। पहला, असलियत को समझिए, देश को प्यार की मोहब्बत की आवश्यकता है, इसको समझिए, देश की असली नीड्स को समझिए, घृणा से बचिए, द्वेष से बचिए। किसी भी धर्म, समाज और संप्रदाय में या सारे अच्छे लोग नहीं हैं और सारे खराब लोग नहीं हैं। हर समाज में अच्छे लोग हैं और हर समाज में खराब लोग हैं। इसलिए जो खराब लोग हैं उन्हें आइसोलेट करने की आवश्यकता है और हर धर्म जाति के अंदर जो अच्छे लोग हैं उनको यूनाइट करने की आवश्यकता है। इस बात को समझें। तो असलियत को समझें, घृणा मत करें, मोहब्बत की बात करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। हम एक परिवार है, भारतवर्ष एक परिवार है, हिंदुस्तान के रहने वाले 142 करोड़ लोग एक परिवार हैं। तो इस बात को समझें और वोट देने जरूर जाएं। ये जो माइंड गेम चल रहा है, जो साइकोलॉजिकल वारफेयर है, इससे बचने की आवश्यकता है। साइकोलॉजिकल जो एक इम्पैक्ट आपके ऊपर और आपके माइंड को कैप्चर करने का प्रयास हो रहा है, उससे बचें, वोट जरूर दें और ऐसा देश बनाएं जिसमें अच्छा लोकतंत्र हो। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने का, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने का, राजीव गांधी के जमाने का, मोरारजी भाई के जमाने का, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने का। लेकिन ऐसा देश न बने जिसमें देश के परिवार में ही एक भाई दूसरे भाई को अपना दुश्मन समझे और विदेशी आक्रमणकारियों की तरफ आंख दिखाना छोड़ दे, उधर बिरयानी खाए और झूला झुलाए और अपने देश को युद्ध और सामाजिक विद्वेष की आग में झोंक दे। ऐसा देश आप नहीं अगर बनाना चाहते तो आपको वोट देने जरूर जाना चाहिए और देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए आगे आना चाहिए। बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, उसके हम लोग काफी हैं। चुप रहिए लेकिन वोट दीजिए और देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट दीजिए। यही मेरी प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद और आभार।